लेबनान के शहर टायर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक इजरायली हवाई हमलों में फ़िलिस्तीनी इकोनॉमिस्ट और एजुकेशनिस्ट और एक्टिविस्ट महा अबू खलील की मौत हो गई है। लेबनानी सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक 80 वर्षीय महा अबू खलील 17 अप्रैल की रात उस समय मारी गई जब 10 दिन का सीज़फायर लागू होने से कुछ घंटे पहले इजराइल ने हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए, 35 लोग इसमें घायल हो गए, जबकि 15 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। महा अबू खलील पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फ़िलिस्तीन की शुरुआती महिला सदस्यों में थी और 1959 में ग्रीस में एक E-1AI विमान हाईजैक करने की कोशिश के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। उस समय उनका मकसद फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए दबाव बनाना बताया गया था। बाद में कैदी अदला बदली में उन्हें रिहा कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने लेबनान में अकादमिक, सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट के तौर पर काम किया। PFLP ने बयान जारी कर कहा कि उनकी मौत महिलाओं की आज़ादी, इंसाफ और मानवीय गरिमा की लड़ाई के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है। संगठन की स्थापना 1967 में जॉर्ज हैबेश ने की थी। दूसरी तरफ सीज़फायर लागू होने के बावजूद रिपोर्टों में दावा ये किया गया है कि इजराइल दक्षिण लेबनान में नागरिक इमारतों को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा रहा है। इजरायली सेना पर आरोप है कि सीमा के पास इलाकों को खाली रखने और लेबनानी नागरिकों की वापसी रोकने के लिए मकानों और ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है। बताया यह गया है कि तबाही का आकलन करने के लिए डिजिटल सिस्टम और सांख्यिकी टूल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अमेरिका और UAE से जुड़ी बड़ी आर्थिक खबर सामने आई है, जहां व्हाइट हाउस के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर केविन हेसेट ने कहा है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को आर्थिक मुश्किल आ रही है तो अमेरिका उसकी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि UAE इस पूरे दौर में अमेरिका का बेहद अहम सहयोगी रहा है और ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकी ट्रेजरी हर संभव मदद करेगी। ये बयान उस रिपोर्ट्स के बाद में सामने आया है जिसमें कहा यह गया है कि UAE सेंट्रल बैंक गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट से करेंसी स्वैप लाइन पर चर्चा की है। करेंसी स्वैप लाइन का मतलब होता है कि दो देशों के केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राएं बदलकर डॉलर की तरलता उपलब्ध कराते हैं ताकि संकट के समय विदेशी बाजारों में डॉलर की कमी ना हो। UAE धर्म पहले से अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ स्टीव बैनन ने इस खबर पर गुस्सा जताते हुए कहा है कि अमेरिकी टैक्स देने वाले लोग अमीर खाड़ी देशों का खर्च क्यों उठाएं। जानकारों का कहना है कि UAE का यह कदम थोड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि उसके पास भारी तेल संपत्ति है, विशाल संप्रभु फंड और अरबों डॉलर का रिजर्व मौजूद है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के पास करीब $1 ट्रिलियन की संपत्ति बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान युद्ध के कारण दुबई की पर्यटन छवि काफ़ी प्रभावित हुई है। मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा और ज़्यादा बढ़ा है और तेल निर्यात भी धीमा पड़ा है। कुछ जानकारों का मानना है कि खाड़ी देशों पर बढ़ते दबाव से पेट्रो डॉलर व्यवस्था कमज़ोर हो रही है, लेकिन फिलहाल तेल कारोबार में अमेरिकी डॉलर ही सबसे मजबूत और पसंदीदा मुद्रा बना हुआ है। अबू धाबी से इस वक्त बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां संयुक्त अरब अमीरात की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा ये किया है कि देश के भीतर सक्रिय एक कथित आतंकवादी और गुप्त नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस संगठन के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, सामाजिक स्थिरता बिगाड़ने और विदेशी एजेंडों को आगे बढ़ाने की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। UAE की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने बयान जारी कर कहा है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि इस समूह के संबंध ईरान की तथाकथित विलायत फ़क़ीह विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे और ये संगठन कट्टरपंथी सोच फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी लोग बेहद गुप्त तरीके से काम कर रहे थे, बंद कमरों में मीटिंग करते थे और चुनिंदा लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश करते थे। बताया गया है कि इनका मकसद देश के संवेदनशील संस्थानों और अहम पदों तक पहुंचना बताया गया था।
ताकि अंदर से व्यवस्था को प्रभावित किया जा सके। जांच एजेंसियों ने यह भी कहा है कि इस नेटवर्क के सदस्य देश के अंदर और बाहर संदिग्ध तत्वों से मुलाकात करते थे और अमीराती युवाओं के बीच भ्रामक प्रचार फैलाकर उन्हें विदेशी ताकतों के समर्थन में तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार संगठन ने गैर कानूनी और अनौपचारिक तरीकों से फंड इकट्ठा किया ताकि उस धनराशि को विदेशों में मौजूद संदिग्ध संस्थानों और व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके। गिरफ्तार आरोपियों पर गुप्त संगठन बनाने, उसे चलाने, विदेशी पक्षों के प्रति निष्ठा जताने, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यूएई प्रशासन ने साफ कहा है कि देश की सुरक्षा, स्थिरता और कानून व्यवस्था के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में जांच और तेज की जाएगी तथा अगर इस नेटवर्क से जुड़े और लोग सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि अगर कहीं भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत सरकारी चैनलों के जरिए सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं और कई देश अपने अंदरूनी नेटवर्क्स पर नज़र मजबूत कर रहे हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन के एक इलाके सानूर में 20 साल के बाद फिर से एक नई बस्ती बसाने का ऐलान कर दिया है। ये वही इलाका है जिसने 2005 में गज़ा से वापसी के दौरान खाली किया गया था। सानूर जेनिन के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक इलाका है और अब इसे दोबारा बसाने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी सेटलर्स की जो बस्तियां हैं उनके विस्तार और तेज़ी से बढ़ा रहा है इजराइल। रविवार को हुए समारोह में इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच समेत कई सांसद इसमें शामिल हुए और मंत्री शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बनाई गई अवैध बस्तियां गैर कानूनी मानी जाती है। स्मोट्रिच ने इस फैसले को राष्ट्रीय त्योहार और ऐतिहासिक सुधार बताया है। साथ ही कहा है कि फिलिस्तीनी देश के विचार को ख़त्म किया जा रहा है इन बस्तियों को बसाने से। उन्होंने गज़ा में भी दोबारा बस्तियां बसाने की मांग की ताकि इजराइल के लिए सुरक्षा घेरा बनाया जा सके। दूसरी तरफ हमास के नेता महमूद मरदावी ने इसे बेहद ख़तरनाक कदम बताया है और कहा है कि यह फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर पूरी तरह कब्जे की योजना का एक हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में करीब 7 लाख इजरायली सेटलर्स लगभग 300 बस्तियों में रह रहे हैं। हाल के हफ्तों में इजरायली सेटलर्स की हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जहां फ़िलिस्तीनियों के घरों, उनके खेत और संपत्तियों पर हमले किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच 36,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी वेस्ट बैंक से बेघर हो चुके हैं, जबकि 1700 से ज़्यादा हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं। अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक वेस्ट बैंक में 1100 के आसपास से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी इजरायली सेना या सेटलर्स जो वहाँ के इजरायली जो इलीगल यहूदी हैं उनके हाथों मारे जा चुके हैं। दक्षिण लेबनान से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें एक इजरायली सैनिक जैक हैमर मशीन से हज़रत ईसा मसीह की सलीब पर लगी मूर्ति को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति लेबनान के मरूनी ईसाई बहुल जो इलाका है डबल में स्थित है, जो इजरायली सीमा के करीब मौजूद है। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब इजराइल ने 2 मार्च से लेबनान के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा था और शुक्रवार को सीज फायर लागू हुआ है। तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा देखने को मिला है। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा और रंज और अफसोस है। अमेरिका में मार्जोरी टेलर ग्रीन ने तंज कसते हुए लिखा है कि यह हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है जो हर साल अरबों डॉलर की मदद और हथियार लेता है। वहीं पूर्व रिपब्लिकन सांसद मैट गेट्स ने इस तस्वीर को बेहद भयावह बताया है। इस घटना से अमेरिका के MAGA समर्थकों और ईसाई समुदाय में भी नाराजगी बढ़ सकती है, जिन्हें लंबे समय से इजराइल का समर्थक माना जाता है। क्षेत्रीय एक्सपर्ट्स मोहम्मद शहादा ने इस तस्वीर पर तंज करते हुए कहा है कि इसे इजराइल के तथाकथित जूदियो क्रिश्चियन वैल्यूज़ बताया है। डबल नगर पालिका ने कहा कि मूर्ति जिस गांव में मौजूद है, लेकिन नुकसान की पुष्टि अभी नहीं की गई है कहां पर हुआ है। दूसरी तरफ इजरायली सेना के प्रवक्ता ने तस्वीर को सीधे तौर पर फर्जी नहीं बताया, बल्कि कहा कि अगर ये तस्वीर असली और हाल ही की है तो ये सेना के मूल्यों के खिलाफ है।